हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। आज हाजिर हूँ आप लोग के सामने विद्युत धारा, बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये क्लास 10th के फिजिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। और ये पार्ट मतलब इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन को हार्ड करना है, क्वेश्चन को हाई लेवल बनाना है, तो इस लेसन से बहुत सारा सवाल देता है। और आपको पता है कि ये कैसा लेसन है ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स में थोड़ा सा पिछड़ जाते हैं, बाकी जो और लेसन है उसमें तो ठीक ठाक है, लेकिन ये दो लेसन है, विद्युत धारा और विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, ये दो लेसन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बने रहिए मेरे चैनल पे, बहुत अच्छी तरीके से मैं आपको अंडरस्टैंड करवाऊंगा और बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल हमको पढ़ना क्या है, विद्युत धारा क्या समझते हैं इसके मतलब, जिसको हम लोग आम फहम भाषा में क्या बोलते हैं, बिजली बोलते हैं, है ना। अब आजकल बिजली इतना मतलब मशहूर हो गया है, इतना ये हो गया है कि इसके बिना तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। बिजली नहीं रहेगा तो मोबाइल का चार्ज भी नहीं हो पाएगा, आप वीडियो भी नहीं देख पाओगे। और भी देखो, जिधर नज़र उठा लो, अगर ऐसा लगता है कि बिजली अगर ना होता तो क्या होता आजकल, सोचिए क्या होता। और पिछले 20 साल पहले जाइए, पीछे जाइए, अपने दादा परदादा के टाइम का इमेजिन कीजिए, तो उस टाइम क्या हाल होता होगा, है ना। और उससे पहले इमेजिन कीजिए जब बिजली नहीं होती होगी तो क्या हाल होता होगा। तो कुछ नहीं होगा, क्या हाल होगा यार, क्योंकि उस टाइम तो मोबाइल का ज़माना भी नहीं था, मोबाइल यूज़ नहीं करते तो चार्ज की जरूरत कहाँ पड़ेगी। बल्ब का तो इस्तेमाल यूज नहीं करते थे लोग, तो बल्ब का इस्तेमाल कहाँ होगा। उससे और पहले आओ, बल्ब आविष्कार होने से पहले और भी जितना सारा ले लो, कंप्यूटर, ट्रांजिस्टर, बैटरी, जितना सारा विद्युत से चलने वाली जो सामानें हैं उस टाइम नहीं था तो उसकी आवश्यकता नहीं थी। लेकिन अब सभी चीज़ का आविष्कार हो चुका है, तो अब हमें बिजली की सख्त आवश्यक हो गई है। बिजली के बिना मतलब हराम है, चैन हराम है, बेकार है। कोई ऐसा है आप लोग में से कोई जिसके घर में बिजली नहीं आती होगी? एनीबडी? एक तो कोई होंगे, लेकिन मेरे नज़र में एक है, लेकिन मैं उसको शिकायत नहीं करना चाहता हूँ। एक है, कोई आदमी है जो कि मतलब इतना कंजूस है, नाम नहीं लूँगा, इतना कंजूस है, वो टीचर है, 12th का टीचर है, लेकिन उसके घर में बिजली नहीं है। मतलब अमेजिंग लगता है। ऐसा भी है एक दो लोग, तो मैं भी आप लोग में से भी कोई होंगे जिसके घर में बिजली नहीं होता है, बहुत से नहीं रहता है। चलिए, तो समझ गए बिजली क्या होता है। आप इसमें मतलब इसका मतलब क्या समझे, धारा, विद्युत का मतलब तो बिजली हो गया, धारा मतलब हो गया रास्ता जो प्रवाह होता है, यानी कि किसी भी तार से, विद्युत मतलब कोई विद्युत वाला सामान रहेगा, जैसे लोहा, तांबा, सोना, चांदी, जो भी हो, है ना, उससे तार हो या वायर हो, अगर विद्युत बिजली प्रवाह हो रहा है, जा रहा, तो उसको क्या बोलेंगे, विद्युत धारा बोलेंगे। समझे। अब विद्युत धारा प्रवाहित होने के लिए आपको मौलिक कण की आवश्यकता पड़ेगा। अगर मौलिक कण नहीं रहेगा तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता। आपको पता है मौलिक कण कितने होते हैं? 3 होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, है ना। ये 3 है मौलिक कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, यही तीनों से बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, लेकिन इनमें से सब नहीं है। अच्छा, ये तीनों का आविष्कारक का नाम पता है आपको? पता होगा तो नीचे कमेंट करना। जैसे मैं बताता हूँ, ये इसका है थॉमसन, जिसे थॉमसन बोलते हैं। गोल्डस्टीन का है, गोल्डस्टीन, और न्यूट्रॉन का चैडविक। ये है 3, यानी कि इलेक्ट्रॉन का आविष्कारक है थॉमस जे थॉमसन, जिसको बोलते हैं थॉमसन, है ना। और प्रोटॉन का है गोल्डस्टीन, न्यूट्रॉन का चैडविक। ये तीनों मौलिक कण हैं, यानी कि परमाणु में का भी छोटा कण, परमाणु के अंदर ये तीनों मौजूद है, मौलिक कण। तो आपको पता है कोई भी जब पदार्थ रहता है, कोई भी धातु रहता है, ठीक है, कोई भी कण हो या परमाणु हो, मान लो धातु के अंदर परमाणु बहुत सारा है, परमाणु हो, परमाणु के अंदर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होता है। क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को, ठीक है, बहुत आपको ऑब्जेक्टिव में काम आएगा। अच्छा, आपको पता है इलेक्ट्रॉन पर जो होता है वो चार्ज जो होता है, जो आवेश होता है, वो ऋण होता है। क्या होता है? ऋण होता है। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। देखो हम यहाँ पे ई पर पावर माइनस लेते हैं, मतलब कि इलेक्ट्रॉन पे कैसा आवेश है? ऋण आवेश है। और प्रोटॉन पे है, प्रोटॉन में धन आवेश है, पॉजिटिव, यानी कि इलेक्ट्रॉन ऋण है, प्रोटॉन पॉजिटिव है। और न्यूट्रॉन पे जो है वो कुछ भी नहीं है, ना तो इलेक्ट्रॉन है ना तो प्रोटॉन है। तो ये किसी भी जो कण होता है, कोई भी कण, उसके बीच में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, ठीक है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या आपस में क्या होती है? बराबर होती है। इसका मतलब ये पता चल रहा कि प्रोटॉन की भी, अगर प्रोटॉन पॉजिटिव है, ठीक है, और न्यूट्रॉन तो कुछ कण ही नहीं है, ठीक है, तो न्यूट्रॉन
हाँ, ये दोनों तो होता ही है किसी मौलिक कण में। किसी मौलिक कण के बीच में ये रहता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन, नाभिक में रहता है। नाभिक में किसी भी कण के नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर काटता रहता है। तो इलेक्ट्रॉन है किसी भी मौलिक कण में, किसी भी कण में इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव है, और प्रोटॉन क्या है, पॉजिटिव है। इसका मतलब जितना इलेक्ट्रॉन है कोई भी कण है, ठीक है, उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, और आपको पता है इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या बराबर होगा, ये न्यूट्रॉन की संख्या नहीं होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होगा, आपस में बराबर होता है। कोई परमाणु संख्या याद कर लो, आपको बताया था मैंने कि जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा वही प्रोटॉन की संख्या होगा। और आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है माइनस में, प्रोटॉन पे चार्ज होता है प्लस में। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन भी उतना ही है। अगर मान लो कि 10 है नेगेटिव तो 10 है पॉजिटिव, है ना, दोनों बराबर है। इसलिए बोलते हैं कि कोई भी जो परमाणु होता है वो विद्युता क्या होता है, उदासीन होता है। कोई परमाणु जो होता है ना उदासीन क्यों होता है, सवाल ये बनता है कि परमाणु विद्युता होते हैं उदासीन या तो ऋणात्मक धनात्मक इस तरह बोलते हैं। तो कोई परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो रहेगा, जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा उतना प्रोटॉन भी रहेगा। इलेक्ट्रॉन पे अगर 10 नेगेटिव है तो प्रोटॉन भी 10 पॉजिटिव है, तो दोनों बराबर है। जब दोनों बराबर है इसीलिए बोलते हैं कोई भी परमाणु हो विद्युत का क्या होता है, उदासीन होता है। ये पॉइंट आप याद रखना। अब यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव की बात आ गई, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, अब जैसे कोई कांच का छड़ है और रेशम का कपड़ा है। कांच का छड़ है, अगर लेते हैं कांच का छड़ और रेशम का कपड़ा, अगर कांच का छड़ को, कांच का जो छड़ है रेशम के कपड़ा पे रगड़ देंगे तो क्या होगा, इसका कुछ इलेक्ट्रॉन चला जाएगा रेशम के कपड़ा पर, इसका कुछ इलेक्ट्रॉन कहाँ चल जाएगा, इधर चल जाएगा, इसका यहाँ पे चल जाएगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जब रगड़ेंगे तो याद रखना कांच का छड़ रगड़ेंगे किससे, रेशम के कपड़ा से, तो कांच का जो इलेक्ट्रॉन है कहाँ चल गया, रेशम के कपड़ा पर। अब आपको पता है ये कांच का छड़ इलेक्ट्रॉन जो है रेशम के कपड़ा पर चला गया, यानी कि ये कांच क्या हो गया, धनावेशित हो गया। क्या हो गया, धनावेशित हो गया। और जहां गया जो प्राप्त किया वो क्या हो गया, ऋणावेशित हो गया। तो आपको बताए थे मैंने कि जो डोनेट करता है, जो दान करता है वो धनावेशित होता है। जाहिर सी बात है धनावेशित कौन होगा, धनावेशित मतलब क्या समझो, धन से भरा हुआ, ऐसे समझो। अब पॉजिटिव तो जान ही रहे, धनावेशित मतलब पॉजिटिव होता है। लेकिन एक याद कैसे रखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा, देखो इलेक्ट्रॉन का त्याग, जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़ा से रगड़ दिए तो ये कांच जो है त्याग दिया, अब कहाँ चल गया, रेशम के कपड़ा पे चला गया। तो कांच के इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, तो कांच के पास ज़्यादा था ना, पहले से ज़्यादा था, ज़्यादा से था, इसलिए ये पॉजिटिव है, प्रोटॉन है, ये पॉजिटिव है, धनात्मक है। और रेशम के कपड़ा पे कम था, चला गया नेगेटिव। तो इसके मतलब ये हुआ कांच क्या हो गया, धनावेशित हुआ या ऋणावेशित हुआ, कांच हो गया धनावेशित और रेशम के कपड़ा क्या हो गया, ऋणावेशित, ठीक है। तो याद रखना सवाल ऐसे ही बनता है, जब कांच के छड़ को रेशम के कपड़ा से लगड़ते हैं तो कांच के छड़ पर होते हैं आवेश, धनावेशित ऋणावेशित कोई नहीं, दोनों ऐसे आएगा। तो कांच के छड़ क्या हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा, और रेशम के कपड़ा क्या होगा, धनावेशित हो जाएगा। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल आता है एबोनाइट के छड़, है ना, एबोनाइट को जब रगड़ देंगे ऊन से, ऊन को होता है ना, ऊन जानते हैं ऊन, तो एबोनाइट को जब ऊन से रगड़ेंगे तो ऊन का इलेक्ट्रॉन आ जाएगा एबोनाइट पर, ऊन का एबोनाइट आ जाएगा, ऊन का जो है इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएगा, एबोनाइट पे आ जाएगा। इसका मतलब ऊन क्या हो गया, धनावेशित हो गया, और एबोनाइट क्या हो गया, ऋणावेशित हो गया। समझ में आ रहा। अब इससे क्या पता चल रहा, मतलब इलेक्ट्रॉन बनने रहा, इलेक्ट्रॉन बना क्या, नहीं बनाना, इसका इलेक्ट्रॉन उसमें चला गया, इसका इलेक्ट्रॉन उसमें आ गया। बना कहाँ, जो पहले से था वो इसमें से चला गया इसमें से, या तो इसमें से इसमें चला गया। बन तो नहीं रहा, ना तो घट रहा, ना तो बन रहा, ना तो उसका क्षय हो रहा। घटने को होगा नष्ट, कोई भी इलेक्ट्रॉन नष्ट हो रहा है, यहाँ पे कोई भी नष्ट नहीं हो रहा। इसका चला गया इसमें, नष्ट नहीं हुआ, घट गया, इसका इसमें आ गया, नष्ट नहीं हुआ, घट गया। नष्ट होने का मतलब खत्म हो जाना, मिट जाना, जो इसके पास भी नहीं जाता है। जब मिट जाता है कोई भी चीज़, कलम है, अब दो चीज़ लड़ रहा है, अब इसको हम उसको दे देंगे तो बोलेंगे दे दिया, लेकिन इसको तोड़ देंगे तो ना तो तुम्हारा ना तो मेरा, बात बराबर हो गया। लेकिन यहाँ पे देखो ना तो उत्पन्न हो रहा, ना तो नष्ट हो रहा। तो इससे हमको इस प्रयोग से क्या पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन ना तो उत्पन्न होते हैं ना तो नष्ट होते हैं। यानी कि जो आवेश, इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ, आवेश, आवेश ना तो उत्पन्न होगा ना तो नष्ट होता है, इस बात से पता चलता है। तो याद रखना आवेश क्या होता है, संरक्षित होता है, कंजर्व्ड होता है, ना तो उसको उत्पन्न किया जा सकता है ना तो उसको नष्ट किया जा सकता है। यहां तक समझ गए। अब यहां पे समझने के बाद मैं आपको
ये बताता हूँ चालक और विद्युत रोधी, जो कि आप जानते होंगे चालक पदार्थ किसको कहते हैं, आचालक किसे कहते हैं। चालक बोले तो सुचालक, है ना। चालक के मतलब हुआ क्या, चालक को हम क्या बोलते हैं, और सुचालक भी बोलते हैं। और कुचालक, कुचालक बोलते हैं, या तो फिर उसको आचालक भी बोलते हैं, या तो इसका और क्या बोलते हैं, विद्युत रोधी बोल सकते हैं। विद्युत कितना नाम देखो है, विद्युत रोधी, ये सब इसका नाम हो गया। देखो तो चालक के मतलब क्या समझ रहे हैं, जिस पदार्थ से, जिस धातु से या जिस पदार्थ से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाए, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चले जाए, उस पदार्थ का नाम क्या होगा, चालक होगा। जैसे कि लोहा, सोना, चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, बहुत सारा यहाँ पे है। और इसी तरह से यहाँ पे आचालक, जिसको कुचालक बोलते हैं, जिसको विद्युत रोधी मतलब विद्युत को रोकेगा, रोधी मतलब रोकेगा। जैसे कि रबर हो गया, ईंट हो गया, आपका लकड़ी हो गया, एबोनाइट हो गया। अच्छा एबोनाइट देख रहे हैं यहाँ पे रगड़ रहे तो चला गया, आ गया, इसका मतलब ऋणात्मक क्या होगा, ऋणावेशित हो गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो विद्युत का सुचालक है या चालक पदार्थ है, वो आचालक पदार्थ है। ठीक है, रेशम का कपड़ा, वो भी क्या हो गया, आचालक हो गया। रबर देखते हैं ना, रबर लगते हैं, मिट्टी, ये सब क्या हो गया, आचालक हो गया। तो चालक और आचालक तो समझ में आता है। अब यहाँ से विद्युत धारा की परिभाषा हमको निकल के आता है क्या, देखो मैं जो बोलता हूँ उसको नोट करना, विद्युत धारा। तो विद्युत धारा की परिभाषा, अच्छा वाला परिभाषा, यहाँ तक तो नॉर्मल से समझ रहे थे जो विद्युत प्रवाहित हो रहा। अब देखो विद्युत धारा की परिभाषा क्या होगा, जब कोई पदार्थ हो या धातु बोलो, है ना, जब किसी धातु में जब किसी धातु में किसी भी दिशा में, चाहे इधर जाओ या इधर जाओ, दो बिंदु के बीच, जाहिर से बात जब विद्युत धारा प्रवाहित होगा, मान लो यहाँ से यहाँ तक तार है तो यहाँ से यहाँ तक तो जाएगा ही, यही दो बिंदु है ना, तीन बिंदु नहीं रहेगा, यहाँ से यहाँ तक जाएगा। अब मान लो हमको यहाँ से दिल्ली से लेकर जा कलकत्ता जाना लेकर हमको, तो ये तार रहेगा मे भी, तो ये दो पॉइंट रहेगा, है ना। तो जब किसी धातु में किसी भी दिशा में, चाहे करंट इधर जाए चाहे करंट इधर जाए, किसी भी दिशा में विद्युत धारा जो आवेश, विद्युत धारा में आवेश क्या होता है, वही इलेक्ट्रॉन होता है। आवेश क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। जो तार में, किसी भी वायर में जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है, वो क्या होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो बेचारा अंदर भरा हुआ है ना, बीच में पड़ा हुआ, नाभिक के केंद्र में है, लेकिन काम कौन कर रहा, इलेक्ट्रॉन कर रहा। तो इलेक्ट्रॉन जो है किसी भी दिशा में, किसी धातु में किसी भी दिशा में विद्युत धारा दो पॉइंट के बीच जो प्रवाहित होती है, तो जो आवेश प्रवाहित हो रहा उसको क्या बोलेंगे, विद्युत धारा बोलेंगे। नोट कर लो इसको, अगर नोट करना है तो, किसी धातु में किसी भी दिशा में आवेश दो पॉइंट के बीच प्रवाह होने को विद्युत धारा कहते हैं। आया समझ में, बहुत ईजी सा डिफिनेशन था यहाँ पे। तो अब आइए कूलाम का नियम पढ़ेंगे। कूलाम का नियम पढ़ने से पहले मैं आपको आवेश के बारे में थोड़ा सा और अच्छी तरीके से बताता हूँ। आवेश को कहते हैं चार्ज, ठीक है। यानी कि आवेश के कारण ही बिजली प्रवाह होती है। जो करंट, बिजली जो गुजरता है वायर में, जो तार में जो बिजली गुजरती है, वो आवेश के कारण ही गुजरती है। अब यहाँ पे आता है कि अगर आवेश समान रहेगा, अगर समान आवेश रहता है, अगर आवेश रहेगा, तो वो जो होगा पर एक बल एक दूसरे को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, ठीक है। आकर्षित नहीं, प्रतिकर्षित करेगा, या प्रतिकर्षण भी लिखते हैं, प्रतिकर्षण भी लिख दो। और अगर असमान रहेगा तो, असमान आवेश रहेगा तो वो करेगा आकर्षण। देखो अब इसको पहले समझो, एक समान आवेश है तो प्रतिकर्षण कैसे हो गया, और असमान है तो आकर्षण कैसे हो गया। अब आपको पता है पेंसिल वाला, आप छोटा सा बैटरी, जो पेंसिल वाला जो बैटरी आता है, टॉर्च में इस्तेमाल किया होंगे, कैसे उसको लगाते हैं। मान लो कि ये बैटरी है, ये टॉर्च है बड़ा वाला, ठीक है। मान लो कि यहाँ पे कोई बैटरी है, ये आपका माइनस प्लस, और इसी के साथ हम अगर एक और बैटरी, दो बैटरी लगता है ना कि नहीं, दो बैटरी लगता है ना, अगर यहाँ पे लिख दे प्लस माइनस, क्या ये टॉर्च जलेगी, जल सकता है। अगर किसी टॉर्च में ऐसे हम बैटरी अरेंज करते हैं, माइनस प्लस लगाते हैं और फिर लगाते हैं प्लस माइनस, क्या बैटरी जलेगी, कभी नहीं जलेगा। क्योंकि देखो ये दोनों आवेश क्या है, ये दोनों आवेश क्या हो गया, समान हो गया। अब जब आवेश समान है तो एक दूसरे को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, प्रतिकर्षण करेगा, मतलब कि वो
अपने आप में समाएगा नहीं, वो ठेल देगा, हटा देगा वो, ठीक है। तो याद रखना समान जब आवेश होता है तो प्रतिकर्षित करेगा, प्रतिकर्षण करेगा, ठीक है। लेकिन अगर इस बैटरी को हम इस तरह से लगाते हैं अच्छा से, ये एक यहाँ बैटरी है, एक बैटरी यहाँ पे है, ये माइनस प्लस और यहाँ भी माइनस प्लस, ऐसे, या तो फिर अगर ऐसे लिखो माइनस प्लस माइनस प्लस। अब अगर बैटरी लगाएंगे तो क्या होगा, टॉर्च जल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो असमान है कि नहीं, एक प्लस था एक माइनस था, समझे। तो ये समान और असमान आपको समझना बहुत जरूरी है। अब आवेश के बारे में जान रहे हैं, तो आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, इसका जो एसआई मात्रक होता है, एसआई मात्रक क्या होता है, कूलाम्ब होता है ना। एसआई मात्रक किसको होता है, कूलाम्ब, कूलम्ब या कूलाम्ब को लिखते हैं, इसको सी से लिखते हैं, सी से। या तो फिर बनाने के लिए हम जब आप, ये सी मात्रक है लेकिन इसको डिनोट, इसका जो है चिन्हित कैसे करते हैं, इसे क्यू से सूचित करते हैं, आवेश को क्यू से सूचित किया जाता है, ठीक है। लेकिन मात्रक इसका क्या होता है, सी होता है, यानी कि कूलाम्ब होता है। अब आप बताओ कि आवेश, एक आवेश है उस पर कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो ये बहुत अच्छी वाली बात है कि एक आवेश पर कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो सबसे पहले ये जानो कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन पर, है ना। एक इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, माइनस होता है। इलेक्ट्रॉन, अगर एक इलेक्ट्रॉन पर अगर आवेश आपसे पूछ ले तो कितना बताएंगे, 1.6 इंटू 10 पर पावर माइनस 10 पर पावर माइनस 19 कूलाम, और ये माइनस होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा, माइनस होगा। और अगर एक प्रोटॉन पे बोल दे, एक इलेक्ट्रॉन है एक प्रोटॉन पे अगर बोले तो क्या होगा, 1.6 इंटू 10 पर पावर माइनस 19 कूलाम, बस सिर्फ यहाँ पे पॉजिटिव होगा। इसको नोट करना कि एक इलेक्ट्रॉन पर माइनस 1.6 इंटू 10 पर पावर माइनस 19 कूलाम होता है, ठीक है। और एक प्रोटॉन पर दोनों सेम है, सिर्फ प्लस और माइनस। तो जानते हैं आपके इलेक्ट्रॉन क्या होता है, माइनस होता है इसलिए माइनस यहाँ पे लगाएंगे, और प्रोटॉन प्लस होता है इसलिए प्लस लगाएंगे। अब ये तो जान गए एक इलेक्ट्रॉन पर इतना कूलाम होता है, लेकिन एक कूलाम पर कितना आवेश होगा, एक कूलाम पर, तो एक कूलाम पर जो आवेश होता है 6.25 इंटू 10 पर पावर 18 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। 6.25 इंटू 10 पर पावर क्या होगा, 18। कहीं कहीं आपको ऐसे भी सिर्फ 6 भी देता है, 6 गुना 10 पर पावर 18, तो वो डिपेंड करता है ऑप्शन के हिसाब से, ठीक है, ऑप्शन पे क्या देता है। तो इसको दोनों को नोट करना बहुत जरूरी है कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना कूलाम होता है, एक प्रोटॉन पे कितना कूलाम होता है, और एक कूलाम पर कितना आवेश होता है। जान गए, ऐसा इसका ऐसा मात्रक समझ गए, इसका कूलाम होता है, इसको क्यू से हम डिनोट करते हैं, सूचित करते हैं। सबसे पहले तो ये समझ लो कि कूलाम का नियम, आपका एग्जाम में आ सकता है कि कूलाम का नियम क्या होता है। तो कूलाम का नियम होता है जी कि दो आवेशों के बीच, दो आवेश रहेगा, कहीं पे वायर है उसके बीच में दो आवेश, एक इधर एक इधर, तो दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, जो उसके बीच में जो बल लगेगा, जो फोर्स लगेगा, ठीक है, उन दोनों आवेशों का मान का अनुकर्मानुपाती होना। अनुकर्मानुपाती मतलब होता है समान अनुपात, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ अच्छे तरीके से मिटा करके, यहाँ पे देखो, जब दो आवेश हैं, मान लो एक आवेश यहाँ पर है, एक आवेश यहाँ पे। अब आवेश पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, आपको पता है पॉजिटिव भी होगा या नेगेटिव, दोनों हो सकता है। आवेश पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अब इन दोनों का जो बीच बल लगेगा, जो फोर्स लगेगा, बोलता है कि दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, जो बल लग रहा है, जो F लग रहा फोर्स, उन दोनों आवेशों का मान, अब आवेश, एक आवेश यहाँ पे कूलाम, एक Q1 मान लेते हैं, यहाँ पे Q2 मान लेते हैं, एक Q1 यहाँ पे आवेश, एक Q2 यहाँ पे मान लेते हैं। तो इन दोनों का आवेशों का मान कि क्या होता है, अनुकर्मानुपाती। क्या होता है, अनुकर्मानुपाती मतलब सेम अनुपात, यानी कि ये जो होते हैं इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, सेम Q1 इंटू Q2। देखो यही बोल रहा कि किसी दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, ये जो बल लग रहा है ना, इन दोनों आवेशों का मान का अनुकर्मानुपाती, दोनों आवेशों मान के गुणनफल के अगर बोलेंगे सबसे अच्छा रहेगा, दोनों आवेशों के मान के गुणनफल का अनुकर्मानुपाती मतलब समान अनुपात। अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा, ठीक है, ये घटेगा तो ये भी घटेगा, ये घटेगा तो ये घटेगा। और फिर बोलता है कि उनके बीच की दूरी, जो दूरी बन रहा, ये उनके बीच की दूरी का व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब जो ये F है, ये व्युत्क्रमानुपाती मतलब 1 बाई दूरी को यहाँ पे R से डिनोट करते हैं।
एक दूसरे का होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है, उन दोनों उनकी बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा, अगर ये बढ़ेगा, ये अगर बढ़ेगा तो ये घट जाएगा और ये बढ़ेगा तो ये घट जाएगा। ये आपका होता है कूलाम का नियम। यहाँ तक समझ गए। अब आप पढ़ेंगे विद्युत धारा। तो विद्युत धारा के 2-3 डिफिनेशन पढ़ लिए। एक डिफिनेशन और है इसमें जिससे फार्मूला बनता है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि प्रति एकांक समय में प्रवाहित विद्युत धारा को विद्युत धारा कहते हैं। ये भी डिफिनेशन बोल सकते हैं। प्रति एकांक यानी कि एक समय में, एक समय या तो एक सेकंड बोलो, है ना, कितना समय, एक समय कहीं पे होगा, एक समय में कितना आवेश प्रवाहित हो रहा, उसको क्या बोलेंगे, विद्युत धारा बोलेंगे। और विद्युत धारा को I से डिनोट करते हैं। क्या से? I से। याद रखना, विद्युत धारा को I से सूचित किया जाता है। और आपको पता है कि विद्युत धारा का ऐसा मात्रा क्या होता है, विद्युत धारा का SI मात्रक, इसका होता है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर होता है विद्युत धारा का SI मात्रक, जिसको हम A से लिखते हैं, A से सूचित करते हैं। तो एम्पियर नाम का एक वैज्ञानिक था, उन्होंने ही विद्युत धारा का SI मात्रक उसी के नाम पर एम्पियर रखाया है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि विद्युत धारा में किसी एक विद्युत धारा में, ठीक है, किसी विद्युत धारा में एक सेकंड में जितना आवेश प्रवाहित होता है उसका विद्युत धारा कहते हैं। यानी कि इससे फॉर्मूला ये बनने वाला है कि विद्युत धारा जो होता है एक सेकंड में प्रवाहित होने वाला आवेश को क्या बोलते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। यानी कि एक सेकंड में प्रवाहित होने वाला, एक टाइम में, एक समय में प्रवाहित होने वाला विद्युत धारा क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। आप इसको 1 भी लिख सकते हैं, 1 आवेश, 1 विद्युत धारा, 1 कूलाम, 1 यहाँ पे क्या है, ये क्यू आवेश है। आवेश को लिखते हैं क्यू से, लेकिन कूलाम को लिखते हैं सी से, ठीक है। और ये एक समय में, यानी कि समय यहाँ पे टी लिख दिए। अब आप मुझे बताओ, ये आई क्या है, विद्युत धारा है। अब विद्युत धारा, अगर ये तो एक तो हमारा ये फॉर्मूला बनेगा, आई बराबर क्यू बाई टी, एक फॉर्मूला ये बनेगा, ठीक है। विद्युत धारा बराबर क्या होता है, आवेश बटा समय। समय हमको रहेगा क्या, सेकंड में। अब आपको पता है कि यहाँ पे जो इसका एक आवेश, तो आवेश कैसा है मात्रा क्या होता है, विद्युत धारा है ना, ये विद्युत धारा है। तो विद्युत धारा कैसा है मात्रा क्या होता है, एम्पियर। यानी कि 1 एम्पियर बराबर क्या होगा, 1 कूलाम। एक आवेश, आवेश कैसा मात्रा क्या होता है, कूलाम होता है, 1 कूलाम होता है बाई 1, और टाइम कैसा मात्रा क्या होता है, सेकेंड होता है। तो ये भी फॉर्मूला बनता है, ठीक है, कि एम्पियर, 1 एम्पियर बराबर कितना होता है, 1 आवेश बटा 1 सेकेंड, ठीक है। सेकेंड को इससे डिनोट करते हैं। और यहाँ पे देखो एक फॉर्मूला आपका ये बनेगा कि आवेश बराबर क्यू बाई टी। अब इसको एक फॉर्मूला और बना सकते हैं, जब क्यू टी यहाँ गुना कर देंगे तो आवेश बराबर क्या होगा, आई और टी। क्यू बराबर क्या होगा, आई और टी। क्यू क्या है, क्यू है हमारा आवेश है, आई क्या है, विद्युत धारा है, और टी क्या है, समय है। तो ये आवेश है, आवेश का कैसा मात्रा क्या होता है, कूलाम होता है। ये आपका विद्युत धारा है, विद्युत धारा कैसा मात्रा क्या होता है, एम्पियर होता है। ये समय है, टाइम कैसा मात्रा क्या होता है, सेकेंड होता है। तो ये भी फॉर्मूला बनेगा। जैसे कि एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे देखो, एक क्वेश्चन मैं इसका बताता हूँ, बाकी तो न्यूमेरिकल तो मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा, ठीक है। एक चालक में 5 सेकंड में 50 आवेश निकलता है। सवाल लिखो, एक चालक में 5 सेकेंड में 50 आवेश या कूलाम, है ना, निकलता है, तो विद्युत धारा का मान बताएं। तो विद्युत धारा का मान बताना है, ठीक है। तो विद्युत धारा का आपको मान बताना है। अब देखो यहाँ पे जब से इसका सॉल्यूशन करते हैं तो क्या होता है, ये 5 सेकेंड क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है ना, टाइम दिया हुआ है। टाइम कितना दिया हुआ है, 5 सेकेंड दिया हुआ है। 5 सेकेंड क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। 50 कूलाम, ये क्या दिया है, सी के मतलब क्या, 50 आवेश, तो मतलब कि ये आवेश दिया कितना, 50 कूलाम। लेकिन यहाँ पे क्यू नहीं लिखते, 50 क्यू नहीं लिखते, 50 सी लिखते हैं, क्योंकि कूलाम कैसा है मतलब क्या होता है, आवेश कैसा मतलब क्या होता है, कूलाम होता है, इसलिए हम यहाँ पे सी लिखते हैं। और तो हमको बोल रहा है विद्युत धारा, यानी कि ए आई, और आई कैसा मतलब क्या होता है, आई को हम क्या बोलते हैं, एम्पियर बोलते हैं। यही तो हमको निकालने बोल रहा। तो अभी मैं बताया हूँ कि आई बराबर क्या फॉर्मूला होता है, लो, आई बराबर फॉर्मूला होता है क्यू बाई टी। यही होता है ना, आई बराबर क्यू बाई टी। आवेश कितना है, 50 है, और टाइम कितना है, 5 है। 5 दहे के 50, यानी कि कितना होगा, 10
ये क्या हो गया एम्पियर, क्योंकि हमको विद्युत धारा निकालना है। तो इस तरह से न्यूमेरिकल बनाएंगे और न्यूमेरिकल में आपको अलग से बताऊंगा, ठीक है, डोंट वरी, टेंशन मत लेना, न्यूमेरिकल में अलग से बताऊंगा। अब देखिए विद्युत विभव, तो अभी विद्युत धारा समझ गए, उसके बारे में पूरा डिटेल्स में बता दें आपको कि उसका ऐसा मात्रक क्या है, क्या फार्मूला है, कैसे बनता है, याद रखना, अच्छे तरीके से नोट करते जाना, ठीक है। विद्युत विभव क्या होता है कि किसी बिंदु पर विद्युत विभव कार्य का वह परिणाम है जो प्रत्येकांक आवेश को अनंत से उस बिंदु पर लाने में किया जाता है। समझ में नहीं आ रहा होगा, चलो ये समझो, एक यहाँ मान लो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको लिखते हैं, विद्युत क्षेत्र लिखते हैं, विद्युत क्षेत्र, ये विद्युत क्षेत्र है और ये आपका कूलाम है, मान लो कि आवेश है ना, बोलता ना विद्युत विभव किसी बिंदु पर विद्युत विभव कार्य का वह परिणाम, कार्य का परिणाम क्या है, कार्य यानी कि काम कितना किया था उसके बारे में बोल रहा विभव, यानी कि दो बिंदुओं के बीच जो काम होता है उसको विभव बोलेंगे। तो विद्युत विभव कार्य का वह परिणाम है जो प्रत्येकांक आवेश को यहाँ से यहाँ तक, यहाँ के अनंत है और यहाँ से यहाँ तक लाने में जो काम क्या आता है, लाने में किया जाता है जो काम, उसको क्या बोलते हैं, विद्युत विभव बोलते हैं। आयतन में तो ये आपका, और विद्युत विभव के बारे में जानो कि विद्युत विभव का एसआई मात्रा क्या होता है, एसआई मात्रा किसका होता है, विभवांतर, क्या होता है, विभवांतर, सॉरी वोल्ट होता है, वोल्ट, ठीक है। इसका ऐसा मात्रा क्या था, वोल्ट होता है, जिसको हम ऐसे भी लिखते हैं वोल्ट, VOLT, वोल्ट, इसका ऐसा मात्रा होता है। इसको हम V से सूचित करते हैं, V से, इसको V से सूचित करते हैं, V से दर्शाते हैं। तो अब देखिए यहाँ से फार्मूला बनता है कि विद्युत विभव कार्य का वह परिणाम है जो एकांक आवेश को, एकांक आवेश यानी कि एक आवेश को, यानी कि एक आवेश को लाने में जो किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, विद्युत विभव बोलते हैं। ये फॉर्मूला, विभव का फॉर्मूला याद कर लेना, ठीक है। तो विद्युत विभव का फॉर्मूला आपका बन गया है कि एक विद्युत विभव कार्य का वह परिणाम है, कार्य का वह परिणाम है विद्युत विभव जो एकांक आवेश को अनंत से लाने में किया जाता है। फॉर्मूला से डिफिनेशन याद हो जाएगा। अब इसका एक और फॉर्मूला चाहो तो बना सकते हो, अगर W बराबर निकालना चाहते हैं, कार्य निकालना चाहते हैं, ये दोनों क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो ये सब आपको काम आएगा बाद में, फिलहाल ये फॉर्मूला समझो। अब आपको पता है ये तो हो गया। अब इसका मात्रक भी कभी कभी पूछता है कि वो विभव कैसा है, मात्रक तो देता है वोल्ट, लेकिन अब वोल्ट नहीं देगा, जूल प्रति आवेश दे देगा, जूल प्रति आवेश। अब देखो ये विभव है, विभव बोले या वोल्ट बोले बात बराबर है। तो 1 वोल्ट बराबर, अब देखो ये क्या है, वर्क है, कार्य, कार्य कैसा है, मतलब क्या होता है, जूल होता है ना, जूल, और ये क्या है, आवेश है, आवेश कैसा है, मतलब क्या होता है, कूलाम होता है, जूल प्रति कूलाम, ये तो होता है। एक वोल्ट कैसा मात्रक ये भी दे सकता है, वोल्ट कैसा मात्रक जो होता है, विभव कैसा मात्रक वोल्ट होता है, और विभव कैसा मात्रक जूल प्रति कूलाम, या तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जूल प्रति कूलाम, याद रहेगा। तो ये दोनों बहुत जरूरी था। अब आओ इसके बारे में नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब समझिए एमीटर और वोल्ट मीटर। एमीटर क्या है, वोल्ट मीटर क्या है, तो पहले 1 बाय 1 करके समझते हैं। एमीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर क्या होता है। एमीटर जो होता है किसी परिपथ में विद्युत धारा को मापता है, यानी कि जो परिपथ है, जो तार है, जो बिजली जा रहा है ना, उसके विद्युत धारा को मापता है। यानी कि अब इसको लिखने की जरूरत नहीं, मैं बता रहा हूँ, समझ जाओ। एमीटर जो है किसी परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा को क्या करता है, मापता है कि कितना प्रवाह हुआ विद्युत धारा में। यानी कि यहाँ से यहाँ तक परिपथ है तो इसके बीच में कितना धारा प्रवाहित हुआ उसको मापता है। पूरा धारा प्रवाहित, किसी भी परिपथ हो, कोई परिपथ हो, उसमें कितना धारा प्रवाहित हुआ उसको ये मापता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं प्रवाहित विद्युत धारा को क्या करता है, मापता है ये एमीटर। और ये क्या, वोल्ट मीटर क्या करता है कि दो बिंदु के बीच, जैसे मान लो कि यहाँ से यहाँ तक है हमारा, अब हमको यहाँ से यहाँ तक मापना है, ए से लेकर बी तक, यहाँ पे सी भी है, यहाँ पे डी भी है, लेकिन हमको सिर्फ यहाँ से यहाँ तक मापना है। तो ये दो बिंदु के बीच को जो मापेगा यही मापेगा वोल्ट मीटर। ये मापने वाला एमीटर और वोल्ट मीटर एक मापक है, एक मशीन है, ठीक है, जिसके द्वारा किसी भी विद्युत प्रवाह, किसी भी परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा हो रहा है उसको मापेगा एमीटर, यानी कि यहाँ से तक पूरा माप ले सकता है। लेकिन ये दो बिंदु के बीच के जो दूरी मापेगा, दो बिंदु के बीच का जो प्रवाहित विद्युत धारा होगा उसको कौन मापेगा, वोल्ट मीटर मापेगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2
बिंदुओं के बीच, दो बिंदुओं के बीच प्रवाहित विद्युत धारा को मापता है। ठीक है, दो बिंदुओं के बीच प्रवाहित विद्युत धारा को कौन मापेगा? वोल्ट मीटर मापेगा। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा इसका होगा कि इसको जो है ना श्रेणी क्रम में इस्तेमाल करते हैं। किसको? एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। अब श्रेणी क्रम में क्या होता है भाई? और इसको जोड़ते हैं समांतर क्रम में। ठीक है, अब यहाँ पे समझ लो पहले श्रेणी क्रम क्या है, समांतर क्रम क्या है। इसको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, इसको समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो एमीटर जो मशीन होता है उसको जोड़ता है श्रेणी क्रम में, और जो समांतर क्रम होता है, जो समांतर क्रम में जोड़ता है वोल्ट मीटर को। अब ये समझो, जो घर का जो वायरिंग है, घर का वायरिंग कैसे रहता है मैं बताया हूँ बहुत बार। मान लो कि ये घर है, ठीक है, ये मान लो घर है, चलो मान लो पूरा घर, ये बोर्ड पूरा घर है। एक रूम यहाँ पे है, एक रूम यहाँ पे है, एक रूम यहाँ पर है, एक रूम यहाँ पर है, एक रूम नीचे भी है, यहाँ पे बड़ा सा आंगन भी है, यहाँ पे किचन भी, इस तरह से है। यह घर का कुछ इस तरह नक्शा होगा। तो जो बिजली जो वायर जो गुजरती है, यहाँ से तार आया और एक यहाँ पे बोर्ड बना, एमसी बोर्ड जिसको बोलते हैं ना, यहाँ से एक बोर्ड बना और उस जो मेन वायर जो यहाँ पे एक बोर्ड में आया। अब इसी बोर्ड से फिर वायर इस बोर्ड में जाएगा। ठीक है ना, इसी बोर्ड से अगर नज़दीक है तो यहाँ पे भी आ सकता है, या तो फिर आप यहाँ पे डायरेक्ट ले जा सकते हैं। इसको यहाँ पे ले जा सकते हैं, इसको यहाँ पे ला दिया, इसको यहाँ पे ला दिया, या चाहो तो यहीं से ला दो, यहीं से ला दो। तो हर बोर्ड में स्विच लगा होता है, पता है ना आपको, हर बोर्ड में एक एक स्विच लगा होता है। अगर विद्युत धारा का मान यहाँ पे बढ़ जाएगा तो ये जो बोर्ड है ना, ये जो रूम का जो बोर्ड है, यही बोर्ड उड़ेगा, ये सबको कुछ नहीं होने वाला है। बिजली प्रवाहित होगा, करंट कटेगा, लेकिन फिर तो करंट आएगा, लेकिन इस सबको कुछ नहीं, इस पर कुछ इफेक्ट नहीं होगा। अगर वोल्ट प्रवाहित हुआ, अगर जो विद्युत परिपथ में जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही उसका मान अगर बढ़ गया है तो क्या होगा? ये फ्यूज हो जाएगा, क्योंकि जो फ्यूज होता है उसका गलनांक उच्च होता है और प्रतिरोध कम होता है। ठीक है, फ्यूज का गलनांक उच्च होता है, प्रतिरोध कम होता है, तो यहाँ से ये फ्यूज करेगा, ये फ्यूज नहीं, ये सब फ्यूज सब बच जाएगा। अगर मान लो कि ये सब ठीक है, किसी रूम का ये मतलब जो फ्यूज लगा हुआ है, इस यहाँ पे जो फ्यूज लगा हुआ है इसका गलनांक अगर बहुत कम हो गया तो ये मान लो फ्यूज हो गया ना, ये फ्यूज हो गया, तो सिर्फ यही रूम प्रॉब्लम होगा, ये सब बच जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि घर में जो वायरिंग हो रहा किस क्रम में हो रहा? समांतर क्रम में हो रहा। और श्रेणी क्रम क्या होता है? तो श्रेणी क्रम में सिंपल से ये समझो, जो शादी वगैरह देखते हो, शादी में जो लाइट लगता है, क्या झालर लाइट उसको बोलते हैं ना, शादी में एक ही लंबा लाइट रहता है कि नहीं? एक ही लंबा लाइट रहा, उसी में पूरा बल्ब लगा होता है, पूरा बल्ब एक ही लंबा लाइट रहता है, पूरा बल्ब लगा रहता है। यहाँ पूरा बल्ब एक ही तार है, एक ही तार है, कोई अलग अलग नहीं है, एक ही तार है। कहीं पे कुछ स्विच वगैरह नहीं लगा, कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ, एक ही यहाँ पे करंट गया। अगर यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हुआ, यहाँ पे ये बत्ती जला या ये बत्ती बुझ गया या फ्यूज हो गया, तो पूरा तार का बल्ब भी क्या होगा? फ्यूज हो जाएगा। तो ये श्रेणी क्रम हो गया। ठीक है, तो ये होता है समांतर क्रम और श्रेणी क्रम। और जो देखते हैं स्ट्रीट लाइट होता है, जो गली में जो लाइट लगता है, तो समांतर क्रम में भी लगाता है, श्रेणी क्रम में भी लगाता है। क्योंकि गली का लाइट होता है ना, क्या वो स्विच अगर लगा दिया, अगर सब में स्विच अलग अलग लगा हुआ है तो समांतर क्रम में है। अगर सब का स्विच एक ही में है, एक बार स्विच दबाएं पूरा लाइट जल गया, तो वो समझ लो कि श्रेणी क्रम में है। जैसे कि बड़ा बड़ा हाईवे में देखते हैं, हाईवे पे जो लाइट लगा रहता है, अब कोई हाईवे का जो लाइट कितना सारा लाइट आता है, क्या कोई जाके स्विच ऑन करेगा? कोई नहीं जाके स्विच ऑन करेगा, एक बार स्विच ऑन करेगा सब लाइट जल जाएगा। इसका मतलब वो श्रेणी क्रम में है। ठीक है, और समांतर क्रम में अलग अलग स्विच रहता है। यही समझ लो, सिंपल सा ठेठ भाषा में ये समझो कि समांतर क्रम में अलग अलग स्विच रहेगा, श्रेणी क्रम में अलग अलग स्विच नहीं रहेगा, एक ही स्विच से सब काम चल जाएगा। ये दो पॉइंट है। तीसरा पॉइंट आपको ये समझना पड़ेगा कि इसको जो डिनोट करते हैं एम्पियर, और इसको समांतर क्रम, चूंकि वोल्ट मीटर तो इसको वोल्ट से डिनोट करते हैं। यही तीन इसमें अंतर होता है। अब आपको समांतर क्रम श्रेणी क्रम अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अब देखो समांतर क्रम का पहले श्रेणी क्रम लिखते हैं। श्रेणी क्रम का तुल्य, समतुल्य जिसको बोलते हैं, समतुल्य प्रतिरोध। श्रेणी क्रम को समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? जैसे श्रेणी क्रम का मतलब इस तरह से इसको डिनोट करते हैं, ये एक है इस तरह से, ये जो देख रहे हैं ये आपका प्रतिरोध है, यहाँ पे रोक रहा, प्रतिरोध को इस तरह से दर्शाते हैं।
ठीक है। तो जब श्रेणी क्रम दे देगा कि एक कोई वायर दे देगा, अब बोलेगा इसका प्रतिरोध यहाँ पे कुछ दे देगा 5 ओम 6 ओम दे देगा, इसका भी कुछ दे देगा, इसका भी 6 देगा। अब बोलेगा कि श्रेणी क्रम में है तो इसका कुल प्रतिरोध निकालो, कुल प्रतिरोध, यानी कि इसका श्रेणी क्रम का कुल प्रतिरोध अगर निकालना होगा तो R बराबर RT बोले तो टोटल रेसिस्टेंस निकालना है श्रेणी क्रम में। तो क्या होगा R1, इसको मान लो R1 है, R2 है, R3, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 करेंगे तो ये क्या होगा श्रेणी क्रम का ये फॉर्मूला याद कर लेना, ठीक है। श्रेणी क्रम का ये क्या है, टोटल प्रतिरोध निकालने का फॉर्मूला है ये। और यही अगर आपको समांतर क्रम में बनाने के लिए दे दिया जाए तो समांतर क्रम के क्या होगा, समांतर क्रम का समतुल्य प्रतिरोध, समतुल्य प्रतिरोध सारा को जोड़ेंगे। जैसे समांतर क्रम कैसे होता है, देखो ये तो जो मैं बताया इस तरह से आपका इस तरह से बना होता है, ठीक है, इस तरह से बना होता है। समांतर क्रम कैसे रहेगा, इस तरह से पक्का बना रहेगा, ये R1, ये R2, ये R3। देख रहे हैं अलग अलग बोर्ड लगा हुआ, अलग अलग स्विच लगा हुआ, ये समझो, यानी कि एक दूसरे का समांतर क्रम में एक उल्टा होता है। इसका निकालना है तो क्या निकालेंगे 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये तीनों याद करना, ठीक है। ये श्रेणी क्रम का है, ये समांतर क्रम का है, याद रहेगा। हाँ तो अब समझो इसको, बहुत मजा आएगा, है ना। अब हमको पढ़ना है रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध। पहले जानो कि प्रतिरोध होता है क्या है। प्रतिरोध के मतलब रुकावट डालने वाला, रोकना, रोक देना, इसको बोलता है प्रतिरोध। अब आप पढ़े हैं कि कोई धातु है, जैसे कि चांदी है, तांबा है, सिल्वर है, या तो चांदी, तांबा, एल्युमिनियम हो गया, इनमें से सबसे ज़्यादा प्रतिरोध किस में होगा, जाहिर सी बात है जो एल्युमिनियम है उसी में प्रतिरोध ज़्यादा रहेगा। चांदी में प्रतिरोध कम रहता है, नहीं के बराबर आता है, इसलिए तो बोलते हैं चांदी सबसे अच्छा सुचालक है। क्यों, क्योंकि उसमें प्रतिरोध नहीं, रोकता नहीं है, वो बस जाओ तो जाओ पास। लेकिन अगर उससे कम प्रतिरोध अगर थोड़ा चाहिए तो थोड़ा सा अगर कहाँ आता है, तांबा में आता है, तांबे में प्रतिरोध होता है, लेकिन उससे थोड़ा ज़्यादा प्रतिरोध चाहिए तो एल्युमिनियम आता है। उसी तरह से जितना बढ़ते जाओ नीचे नीचे बढ़ते 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 फिर एक चालक तक पहुंच जाएंगे, जैसे लकड़ी हो गया, रबर हो गया, पूरा प्रतिरोध है। तो लकड़ी, रबर, ये सब क्या होगा, प्रतिरोधक वस्तु है, प्रतिरोधक सामान है। जब किसी वस्तु में अगर बीच में रबर लगा देंगे तो विद्युत धारा नहीं पहुंचेगा। जैसे कि पिलास होता है, पिलास में देखते हैं लोहा होता है ना पूरा, तो लोहा में एक प्लास्टिक लगा दिया जाता है ताकि हमको पकड़ने में आराम हो। वो प्लास्टिक क्या तो विद्युत धारा को रोक देता है, प्रवाहित होने नहीं देता है, तो हमारे हाथ तक नहीं पहुंचता, करंट नहीं लगता है। तो प्रतिरोध के मतलब वो रेसिस्टेंस, जो रोकने वाला होता है। अब इसी को ओम नाम का एक वैज्ञानिक है जिन्होंने एक नियम बताया है कि जब कोई तार है, कोई वायर है, उसे क्या, उसमें दो चीज़, वायर में जो धारा प्रवाहित होता है तो दो चीज़ होता है, एक तो विद्युत धारा प्रवाहित होगा उसमें, और एक तो जो विभव होगा कि एक सेकंड में कितना आवेश ला रहा, ये तो बताया था मैंने विभव, जिसको बोलते हैं विभवांतर, जिसको क्या बोलते हैं विभवांतर, विभव को ही विभवांतर बोलते हैं। यानी कि यदि किसी चालक का ताप में परिवर्तन ना हो, ताप मतलब प्रेशर, दाब जिसको बोलते हैं, ताप बोलते हैं टेम्परेचर को, तो प्रेशर हो, टेम्परेचर, इसमें कोई प्रवाहित ना हो, और उसको ना हो करके उसमें प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर के समानुपात होते हैं, कि समान अनुपात होता है। अब इसका मतलब समानुपात का मतलब बताया था, अनुक्रमानुपाती भी इसको बोलते हैं। यानी कि अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये घटेगा। देखो किसी तार में विद्युत धारा रहेगा और क्या है विभवांतर, यानी कि विभव, यानी कि विद्युत धारा और विभव के बीच समानुपाती होगा। कब, जब उसके चालक में ताप में कोई परिवर्तन ना हो, रुकावट ना डाले। और यहां पर जो होता है, ये जो आर होता है ना, आर जिसको बोलते हैं रेसिस्टेंस, ये हमेशा नियतांक होता है। क्या होता है, ये नियतांक होता है। नियतांक मतलब एक ही जगह पे स्थित रहेगा, नियतांक होता है, ये हटेगा नहीं घटेगा। अब इसका मतलब समझते हैं आप कि V इक्वल टू V बराबर है, देखो इसको और अच्छे से मैं लिखता हूं आपको, चलो यहीं पे बताते हैं। ये जो लिखा हुआ है ये क्या है, समानुपाती का चिन्ह है, ये तो अनुक्रमानुपाती। इसका मतलब मैं आपको बताया था V जो है अनुक्रमानुपाती होगा I का, मतलब V I का क्या है बराबर है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि समानुपाती मतलब सेम अनुपात, अगर ये घटेगा तो ये घटेगा और ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। तो आप यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं I बराबर VR। अब देखो R बोलेंगे सर ये R क्यों लाए यहाँ पर यार, ये तो I बराबर V तो है ही था, ये R कैसे आ गया। तो देखो कोई चालक है, कोई तार है, तांबा का तार है, इसका जो भी प्रतिरोध है, जो भी इसका प्रतिरोध कुछ मान होगा,
ये प्रतिरोध घटता है बढ़ता है क्या? प्रतिरोध उतना ही रहता है, प्रतिरोध उतना ही रहेगा। क्यों? अब देखो एग्जांपल बताता हूँ। अगर करंट स्लो बह रहा, मतलब कि बोलते हैं ना बिजली धारा, विद्युत धारा कम है, यानी कि विद्युत धारा कम आ रहा, बिजली पावर कम आ रहा, बोलते ना चार्ज बहुत कम है, वोल्ट नहीं आ रहा, बोलते कि नहीं। जब वोल्ट कम होगा तो जो लाइट जलेगा, लाइट भी स्लो जलेगा। क्या? अगर वोल्ट, यहाँ पे वोल्ट है और विद्युत धारा है, तो जो अगर वोल्ट कम रहेगा, विद्युत धारा का वोल्ट अगर कम रहेगा तो लाइट भी स्लो चलेगा। लेकिन जैसे वोल्ट बढ़ जाएगा तो ये भी लाइट प्रकाशित, ज़्यादा लाइट देगा। तो इसका तो कोई काम नहीं रहा, वो ज्यों के त्यों है। ये अगर रोक रहा है तो उस टाइम भी उतना ही रोक रहा है। इसको होना चाहिए ना कि अगर विद्युत धारा कम था तो जितना रोक रहा है, तो जब विद्युत धारा बढ़ गया है, यानी कि पावर जब बढ़ गया है, तो ये लाइट ज़्यादा दे रहा है, तो ये आर भी खूब रोकना चाहिए पूरा। लेकिन आर कुछ रोकता नहीं, वो नियतांक है, ज्यों के त्यों है। जैसे कि चांदी का ले लो, या तो एल्युमिनियम का वायर ले लो, या तांबा का वायर ले लो। अगर बिजली जो कम वोल्ट में आएगा तो पावर जो जलेगा, लाइट जलेगा, वो भी स्लो जलेगा, मध्यम से जलेगा। लेकिन जैसे वोल्ट बढ़ेगा तो बल्ब भी तेज हो जाएगा। तो ये आर का कोई काम नहीं रहा। आर जैसे कि तैसे, जो धातु का जो नियतांक आर है वो ज्यों के त्यों है, इसलिए मैंने यहाँ पे आर लिख दिया है। तो एक फॉर्मूला आपका बन गया यहाँ पे कि V बराबर आई आर। और यहाँ पे ये समझो, जो प्रतिरोध मैं लिखा हूं, तो प्रतिरोध का SI मात्रक आपको पता होता है। प्रतिरोध का इसका SI मात्रक क्या होता है? इसका SI मात्रक होता है ओम। क्या होता है? ओम। ओम ऐसे लिखते हैं, या तो फिर इसको हम ऐसे भी डिनोट करते हैं, ये निशान है ओम का, ठीक है। और ये ओम, जो ओम नाम का जो वैज्ञानिक है, जो नियम दिया है, वही अपना एक निशान बनाया, एक चिन्ह बनाया, जिसको ओम बोलते हैं। तो समझ में आ गया V बराबर आई आर। मेन रियलिटी यहाँ पे V बराबर आई होता है। जो किसी परिपथ में जितना भी होगा, जितना विभवांतर होगा, उतना ही उसका विद्युत धारा होगा। विभवांतर बढ़ेगा तो विद्युत धारा बढ़ेगा, विभवांतर घटेगा तो विद्युत धारा घटेगा, विद्युत धारा घटेगा तो ये बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये घटेगा, ये बढ़ेगा ये बढ़ेगा, यानी कि दोनों सेम है। जो घटेगा तो ये भी घटेगा, बढ़ेगा तो बढ़ेगा। अब आर का कुछ नहीं, वो बस यूं ही रखा हुआ है। तो ये एक फॉर्मूला बनता है V बराबर आई आर। अब इसे एक और फॉर्मूला बना सकते हो कि अगर V निकालना हमको, तो क्या करेंगे? R को इधर भेज देंगे, यानी कि I बराबर R। ये भी फॉर्मूला एग्जाम में आता है कि V बराबर आई आर। अगर R निकालना है तो क्या करेंगे? V को इधर भेज देंगे, I बाई B। ये तो ये तीनों फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट करना अपने सब कॉपी में, ठीक है। सभी कॉपी में नोट करना। और कभी कभी क्वेश्चन ऐसे देता है कि इनमें से कौन सत्य दर्शाता है, तो ये सब फॉर्मूला दे देगा। इनमें से एक तो दिया रहेगा, बाकी उल्टा पुल्टा दे देगा। R बराबर दे देगा V आई। ये कोई फॉर्मूला होता है क्या? कोई नहीं होता। देखो R बराबर क्या होता है? I बटा V होता है ना। V बराबर दे देगा आई आर, या R आई दे देगा। V बराबर आई आर है कहीं भी? V बराबर आई आर कहीं ना होगा। V बराबर जब भी होता I बटा R होगा, आई आर गुना नहीं होगा। तो ये ओम का नियम था। मैं जहां तक समझता हूं कि बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ ये समझिए कि प्रतिरोध निर्भर किस पर करता है? प्रतिरोध किस पे डिपेंड करता है? तो प्रतिरोध डिपेंड करता है तार की लंबाई पर, पहला। दूसरा है कि तार की मोटाई पर, और तीसरा है चालक के पदार्थ पर, और चौथा है चालक के ताप पर। समझ में नहीं आया? देखो, तार की लंबाई पर प्रतिरोध कैसे डिपेंड करता है। अब मैं आपको बताता हूं, प्रतिरोध का मतलब क्या बताया? रोकना, जो रोकता है। तार की लंबाई पर, यानी कि कोई तार है, एक तार इतना मोटा है, या तो ये समझो, मोटा नहीं, लंबाई ना, कोई तार इतना पतला है, अभी लंबाई इतना लंबा है तार है, अब कोई तार इतना लंबा है। अब बताओ किसका प्रतिरोध ज्यादा रहेगा, इसका कि इसका? जाहिर से बात है इसका प्रतिरोध कम रहेगा, इसका प्रतिरोध ज्यादा रहेगा। यहां से हमको यहां जाना है, पूरा भीड़ भाड़ पूरा भरा हुआ है, पूरा भरा हुआ है, पूरा भरा हुआ है। अब हमको यहाँ से गुजरना है, तो लंबा रास्ता है ना, जाने में टाइम लगेगा। लेकिन यहाँ क्या बहुत छोटा सा है, तो लंबाई पे डिपेंड हुआ कि नहीं? अगर लंबाई कम है तो प्रतिरोध कम होगा, लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी क्या होगा? बढ़ेगा। इसका मतलब ये हो रहा कि अगर कहीं से हमको बिजली लेना है, कहीं से हमको बिजली लेना है, तो तार की लंबाई अगर ज़्यादा होगा तो प्रतिरोध क्या होगा? उतना ही ज़्यादा होगा, उतना कम वोल्ट आएगा। जाहिर से बात है। लेकिन तार की लंबाई अगर कम होता है तो वोल्ट कम। किसी के यहाँ से मैं बिजली ले रहा हूँ, यहाँ से मैं यहीं पे जला रहा हूँ, तो मेरा ज़्यादा लाइट लगेगा। लेकिन यहाँ से 2 किलोमीटर दूर अगर वायर ले जाएंगे तो उसका जो है प्रतिरोध ज़्यादा होगा, वोल्ट उसको कम मिलेगा। ऐसा में यानी कि देखो, लंबाई बढ़ा तो प्रतिरोध अपने आप बढ़ गया, रुकावट आएगा कि नहीं आएगा? अब प्रतिरोध कमेगा तो, यानी कि लंबाई कमेगा तो प्रतिरोध भी क्या होगा? कम जाएगा। ये समझ गए? अभी आपका है दूसरा कि तार की मोटाई पर कैसे सर? तार की मोटाई पर क्या होगा? तार की मोटाई पर, जी, तार की मोटाई पर डिपेंड करता है। कोई तार इतना मोटा है, कोई तार इतना मोटा तार है, और कोई तार इतना ही पतला है
है ना, 2 तार। चलो आज इसको इतना मोटा तो नहीं रखते, इतना मोटा तार, इतना मोटा है कोई, ये 2 तार, एक तार यहाँ, एक ये इतना तार है, 2 तार, एक तार यहाँ, एक तार यहाँ, ये पतला है, ये मोटा है। अब मान लो कि आपको यहाँ से जाना है, ठीक है, तो जो मान लो कि इसमें 100 आदमी इसमें भी है और 100 आदमी इसमें भी है ना। मान लो ये गली है, मोटा गली, ये पतला गली, इस गली में भी 100 आदमी भीड़ है, इसमें भी 100 आदमी भीड़ है, आप किस में पहले जाओगे? जाहिर सी बात है, गली चौड़ा गली है, तुरंत ठेल ठा के निकल जाएंगे, लेकिन ये पूरा कोचम कुछ पूरा भरा रहेगा, जाने में आपको टाइम लगेगा, रोकेगा आपको प्रतिरोध करेगा, जो आदमी वहां पे रोकेगा आपको। इसका मतलब हुआ कि अगर तार मोटा है तो प्रतिरोध क्या होगा? कम होगा, और तार पतला है तो प्रतिरोध कम होता है। आपको पता है ना, अगर आपको एसी चलाना है तो छोटा पतला वाला तार चलाइएगा, पतला तार लगाइएगा तो कहाँ से आ पाएगा? उसको वोल्ट नहीं मिल पाएगा, क्योंकि उसमें प्रतिरोध पूरा कर रहा तार, और वो एसी जला देगा, तार को उड़ा देगा। इसलिए उसके लिए मोटा तार चाहिए, कम से कम 2 mm का, 2.5 mm का, ऐसे तार लगाता है जिसके हिसाब से जैसा रहता है वैसा तार इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये समझना कि अगर तार की मोटाई कमेगा तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा, और तार की मोटाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध क्या होगा? कम जाएगा। आया समझ में? बहुत ईजी सा फंडा है। तो ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है कि प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है। दूसरा है चालक के पदार्थ पर। जाहिर सी बात है, कोई पदार्थ चांदी का हो, किसी के घर में चांदी का है, वायरिंग किया हुआ नहीं होगा ना, बहुत कम, मतलब नहीं होगा, लेकिन तांबा तो सबके घर में होगा। एल्युमिनियम भी बहुत घर में रहता है, लेकिन तांबा ज़्यादा रखता है। तो जाहिर सी बात, किसी के घर में तांबा वाला वायरिंग क्या हो, किसी के घर में एल्युमिनियम वाला वायरिंग हो, तो सबसे बेहतर कौन रहेगा? जाहिर सी बात तांबा वाला रहेगा, क्योंकि तांबा का वायर है, तांबा के वायर में ज़्यादा बिजली प्रवाहित होगा, प्रतिरोध कम करेगा, और एल्युमिनियम का प्रतिरोध क्या होगा? ज़्यादा होगा तांबा के हिसाब से, एल्युमिनियम का प्रतिरोध ज़्यादा होगा। और दूसरा चालक का ताप पर, चालक के ताप पर, इसका मतलब हुआ कि अगर चालक का हीट ताप अगर बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ेगा। चालक के ताप पर मतलब ये हुआ कि अगर ताप बढ़ाएंगे, हीट ताप मतलब क्या होता है? हीट होता है, टेम्परेचर होता है, अगर उसको बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे लिखता हूँ चालक का ताप बढ़ने पर प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है। याद रखना, चालक को ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ेगा। ये तीनों में जो बताया उसको नोट कर लेना, जो बताया हूँ, ठीक है। नहीं समझे अब पीछे वीडियो फिर से प्ले कर लेना कि अगर तार की लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध बढ़ेगा, लंबाई घटेगा तो प्रतिरोध घटेगा। नोट कर लेना। अब अगर तार की मोटाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध कम जाएगा, जैसे मोटा है तो रुकावट कम आएगा। तार की मोटाई अगर कम होगी, यानी कि पतला तार होगा, तो फिर प्रतिरोध ज़्यादा होगा। चालक के पदार्थ में, चालक जितना अच्छा चालक पदार्थ होगा उसका प्रतिरोध कम होगा, जितना खराब चालक पदार्थ होगा उसका प्रतिरोध ज़्यादा रहेगा। चालक का अगर ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ जाएगा। लेकिन एक एक्सेप्शन है, आचालक नहीं, उसको बोलते हैं सेमी कंडक्टर बोलते हैं, अर्धचालक, है ना, अर्धचालक बोलते हैं, अर्धचालक। तो अर्धचालक का अगर प्रतिरोध बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या होगा? कमता है। देखो बहुत पॉइंट वाली बात है यहाँ पे, इसको नोट करना कि अगर चालक का प्रतिरोध, चालक का हीट बढ़ाएंगे, चालक का ताप बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ जाएगा। लेकिन अर्धचालक अगर ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या होगा? कम जाएगा। तो इससे एक पॉइंट और निकलता है कि अगर चालक का ताप घट जाएगा तो प्रतिरोध भी घट जाएगा, और अर्धचालक का ताप अगर घटा देंगे तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। समझ आ गया? ये दोनों से आप दोनों पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो और एक आता है आपका, इसी के हिसाब से आता है कि अगर किसी चालक का लंबाई L हो, ठीक है, किसी चालक की लंबाई L हो, उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A हो, तो इसका प्रतिरोधकता R बराबर होता है, R जो होता है 1/A होता है, जिसको प्रतिरोधकता बोलेंगे, प्रतिरोधकता, ठीक है। और यहाँ पे नोट करना कि प्रतिरोधकता नीचे लिखते हैं ना, ये लंबाई है, ये आपका क्या है? प्रतिरोध है, ये A है। इसको मिटाते हैं, इन सभी को नोट करना अपने कॉपी में, ठीक है, इससे बहुत क्लियर होगा आपको। अब ये जानो, प्रतिरोधकता, प्रतिरोध से ही बना प्रतिरोधकता। प्रतिरोध क्या है? रोक रहा। अब जो काम हो रहा ना वही प्रतिरोधकता हो रहा, जो काम हो रहा प्रतिरोधकता हो रहा। तो प्रतिरोधकता का जो SI मात्रक होता है, मात्रक बहुत आता है इसका, SI मात्रक होता है प्रतिरोध का SI मात्रक को गुना कर देंगे, किससे गुना करेंगे? क्षेत्रफल का SI मात्रक को, क्षेत्रफल का SI मात्रक, और भाग कर देंगे ये जो आपका लंबाई आएगा, लंबाई का SI मात्रक,
यानी कि इतना बड़ा इसका फॉर्मूला गया है। अब इसको छोटा करते हैं। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है? ओम होता है। ओम मतलब हम ऐसे लिख ले, है ना। क्षेत्रफल का ऐसा मात्रक क्या होता है? क्षेत्रफल का ऐसा मात्रक मीटर स्क्वायर होता कि नहीं होता है। और लंबाई का ऐसा मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। क्षेत्रफल का वर्ग मीटर मतलब मीटर स्क्वायर, और लंबाई का मीटर। 1 मीटर से मीटर कट जाएगा तो क्या बचेगा? ओम मीटर। ऐसा लेते हैं ओम मीटर। ये याद रखिएगा कि प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक क्या होता है? ओम मीटर होता है। जानो पहले कार्य के बारे में। कार्य, यहाँ पे कार्य वही आता है, ऊर्जा भी हो जाता है और ऊष्मा भी हो जाता है। और ये तीनों का मात्रक क्या होता है? जूल होता है ना। कार्य का भी मात्रक जूल, ऊष्मा के भी मात्रक जूल और ऊर्जा के भी मात्रक जूल होता है। यहाँ पे जो फॉर्मूला आएगा क्या आएगा? आपको फॉर्मूला शुरू में जो बताए हैं, क्या फॉर्मूला बताए थे? आई बराबर, एक आई वाला फॉर्मूला बताए थे, क्यू बराबर आई टी, यानी कि इस आई बराबर क्यू बाई टी, आई बराबर क्यू बाई टी, ये फॉर्मूला बताए थे। इसे क्या, इससे अगर हम क्यू का फॉर्मूला निकालेंगे तो क्यू बराबर क्या होता था? आई टी गुना होता था आई और टी, ये फॉर्मूला हुआ। एक और विभवांतर वाला फॉर्मूला पढ़े थे। विभवांतर वाला फॉर्मूला क्या पढ़े थे? डब्ल्यू बाई क्यू पढ़े थे, डब्ल्यू बाई क्यू, है ना। यानी कि वर्क कार्य बटा आवेश, जिसको कूलाम बोलते थे इसका मात्रक। तो डब्ल्यू अगर निकालना होता था तो क्या करते थे? भी और क्यू से क्या करते हैं? गुना करते हैं। भी कैसे? अब डब्ल्यू बराबर हमको निकालना है तो यहाँ पे हम डब्ल्यू बराबर अगर निकालना चाहते हैं तो देखो भी का मान, अब हमको भी का मान क्या आया? डब्ल्यू बाई क्यू आया। अब यहाँ पे देखो ये जो क्यू का मान है, क्यू का मान हम आई टी रख दें। ये जो क्यू का मान है, क्यू की जगह पे हम रख देते हैं आई टी, तो भी तो ऐसे रहेगा, क्यू का मान रख देते आई टी रख देंगे यहाँ पे आई टी। तो एक फॉर्मूला बनता है डब्ल्यू बराबर भी आई टी, एक ये फॉर्मूला बनता है कार्य बराबर, ठीक है। इसको नोट करना, डब्ल्यू बराबर भी आई टी। इसके बाद एक फॉर्मूला और बनता है, आप अभी पढ़े ओम का नियम, क्या पढ़े थे? भी बराबर आई आर, ये पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? भी बराबर आई आर। यहाँ पे हम ये वाला फॉर्मूला लिखते हैं। तो यहाँ पे जो लिखे हैं ना क्यू, चूँकि क्यू बराबर आई टी, तो क्यू का मान यहाँ पे रख दिए। अब आप पढ़े हैं डब्ल्यू भी बराबर आई आर पढ़े, भी बराबर आई आर एक फॉर्मूला पढ़े थे। तो भी के जगह पे हम अगर आई आर सेट करते हैं, भी के जगह पे आई आर, भी के बराबर आई आर होता है और ये पहले से आई आर आई टी लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? आई आई मिल जाएगा तो क्या होगा? आई का स्क्वायर आर और टी। तो एक फॉर्मूला आपका यहाँ बना। और ये कैसे फॉर्मूला आया? डब्ल्यू बराबर ये है। और कैसे ये फॉर्मूला है? चूँकि यहाँ पर लिख देते हैं भी बराबर आई आर। ये क्या है? ओम के नियम से जानते हैं भी बराबर आई आर। अब वही भी का मान हम यहाँ पे डाल दिए। तो ये आपका कार्य कैसा मात्रक। अच्छा, कार्य को जो हम मापते हैं जूल, कार्य कैसा मात्रक? जूल होता है। तो जूल का जो मात्रक है, जूल का मात्रक क्या? कैलोरी है। क्या है? कैलोरी है। जूल का मात्रक क्या है? कैलोरी, ठीक है। जूल का मतलब क्या है? कैलोरी में। अब एक कैलोरी में कितना जूल होता है? तो एक कैलोरी में 4.186 जूल, या तो फिर इसको ऐसे लिखो 4.2 जूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे सवाल आता है कि एक कैलोरी में कितना जूल होता है? 4.16, इसी को हम लगभग में 2 के आसपास लेंगे, 2 के लगभग में होता है। समझ में आ गया? अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं शक्ति के बारे में। तो यह था कार्य के बारे में, ठीक है। अब शक्ति के बारे में जानो। शक्ति जानते हैं, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। लेकिन यहाँ पे कार्य नहीं हो रहा, यहाँ पे ऊर्जा हो रहा। ऊर्जा, बिजली विद्युत धारा में जो ऊर्जा उत्पन्न हो रहा, कितना दर हो रहा, किस दर से विद्युत उत्पन्न हो रहा, उसको बोलते हैं शक्ति। यानी कि P बराबर, शक्ति का समझ आया डिफिनेशन? यानी कि किसी विद्युत परिपथ में, विद्युत धारा में जो ऊर्जा का व्यय हो रहा, जिस दर से ऊर्जा का व्यय हो रहा, उसकी क्या बोलेंगे? शक्ति बोलेंगे। तो क्या बोले? विद्युत परिपथ में विद्युत धारा जिस दर से उत्पन्न हो रहा, उसको क्या बोलेंगे? शक्ति बोलेंगे। यानी कि जो काम हो रहा, कितना टाइम से हो रहा, कितना समय में, एकांक समय में जो काम हो रहा है ना, कार्य का मतलब यहाँ पे क्या होगा? ऊर्जा। यहाँ पे कार्य का मतलब क्या समझेंगे? ऊर्जा समझेंगे। तो विद्युत धारा में, विद्युत परिपथ में एकांक समय में जो जिस दर से मतलब वही होता है 1 रुपये किलो, 2 रुपये किलो बोलते कि नहीं? तो जिस दर से, जिस टाइम से कार्य हो रहा, जो ऊर्जा उत्पन्न हो रहा, उसे बोलते हैं शक्ति। तो एक पावर का फॉर्मूला ये बन गया, है ना। और आप जानते हैं पावर का, शक्ति कैसा मात्रक क्या होता है? वाट होता है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, शक्ति का ऐसा ये मात्रक जो होता है वो क्या होता है? वाट होता है। क्या होता है? वाट होता है, याद रखना। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको मैं बताया था, यहाँ पे लिखता हूँ भी बराबर आई आर, एक फॉर्मूला ये हो गया।
और एक मैं यहाँ पे बताता हूँ, एक इसको हम कैसे बना सकते हैं। एक और फॉर्मूला बताया था W बराबर VQ। कैसे आया था ये, चूंकि हम यहाँ पे पढ़े थे V बराबर W/Q, पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे। अब विभवांतर का ये फॉर्मूला था V बराबर W/Q, ये ओम मतलब ओम का नियम था, V बराबर IR। अब देखो यहाँ पे सबको वैल्यू चेंज करेंगे, यहाँ पे वैल्यू अगर चेंज करेंगे, ये जो आपका W है ना, तो यहाँ पे हम चेंज करते हैं, तो P का जो मान है यहाँ पे हम लिख सकते हैं P बराबर क्या है W/T। W जहाँ पे लिख सकते हैं VQ, W जहाँ पे हम लिख सकते हैं V और Q, और जो T है ना T, तो T को हम ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। P बराबर का W/T। अब इसको हम अलग कर लें, अलग करते क्या होता है VQ/T। Q/T किसका फॉर्मूला है, Q/T। तो आप देखेंगे Q/T जो एक फॉर्मूला है वो आपका I के बराबर, देखो Q/T, T यहाँ पे क्या है, तो Q/T यहाँ पे आपको दिखाएगा I के हिसाब से। तो एक I वाला फॉर्मूला होता है I बराबर Q/T, ये विद्युत धारा वाला पढ़े थे, I बराबर Q/T। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, P बराबर V और I यहाँ पे सेट करेंगे, तो आपका एक फॉर्मूला ये भी बन जाएगा, ठीक है। एक फॉर्मूला आपका ये भी बनेगा, एक फॉर्मूला ये बना पावर का, एक फॉर्मूला तो पावर बोला, ये फॉर्मूला बन गया पावर का, एक फॉर्मूला ये बना P बराबर VI। कैसे बना, देखो ये पावर का W था, W जहाँ पे हम क्या लिख दिए, W का VQ होता है, इससे ये निकलेगा VQ लिख दिए, और T जैसे था ऐसे था, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब ऐसे जब लिखे हैं तो QT जो है, QT का मान क्या हो, I बराबर पढ़े थे ना Q/T, विद्युत धारा का मान जो है, तो I का मान यहाँ पे सेट कर दिए। अब इससे एक और फॉर्मूला बनेगा, मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको। हाँ अब देखो, अब यहाँ पे आपका एक फॉर्मूला बनेगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं P बराबर लिख सकते हैं IR, चूंकि V का क्या फॉर्मूला होता है, V बराबर देखो V बराबर IR, ये होता है फॉर्मूला। तब V के जगह पे हम IR सेट कर देंगे, IR, ये I ऐसी रहेगा, यानी कि P बराबर I तो क्या होगा I²R। लो एक फॉर्मूला आपका फिर बन गया यहाँ पे। तो आपको सवाल आपको देखने को मिलता है कि इनमें से कौन सत्य है कौन असत्य, इस तरह बोलता है, तो पावर का इतना सारा फॉर्मूला बन रहा, ठीक है। ये भी आपका पावर का फॉर्मूला हो गया। इसके बाद आप अगर आओ तो एक फॉर्मूला और आपका बनेगा P का, जो आपका V है ना, यहीं से बनाएंगे P बराबर, देखो V को हम ऐसे रहने देते हैं, I की जगह पे सेट कर सकते हैं, I की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, I का निकालेंगे मान, तो क्या होगा R नीचे आ जाएगा, V/R आएगा कि नहीं आएगा, प्रतिरोध में तीनों फॉर्मूला बताए ना, होना कि अगर I निकालना तो R नीचे आ जाएगा। तब जो I का जो मान है यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, V/R लिख सकते हैं, या तो अब यहाँ पे क्या बन गया V²/R। तो अब आपका एक फॉर्मूला ये भी बन जाएगा। तो देखो कितना फॉर्मूला बन गया P का तो एक फॉर्मूला यहाँ पे है, दूसरा P का फॉर्मूला ये बन गया, तीसरा P का ये फॉर्मूला बन गया, चौथा P का ये फॉर्मूला बन गया। ये काम कहाँ आएगा, ये काम आपको आएगा नोमरिकल बनाने में, ठीक है। नोमरिकल बनाने में ये बहुत बड़ा काम आएगा, ठीक है। अब इसको मिटाते हम, तो इतना सारा आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। सभी को कॉपी पर नोट करते जाना, बहुत मजा आ जाएगा आपको, बहुत सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। और नोमरिकल पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बड़ा मजा आएगा नोमरिकल बनाने में। विद्युत ऊर्जा, कहीं जाना मत, पूरा वीडियो देखना। विद्युत ऊर्जा पढ़ते हैं। विद्युत ऊर्जा क्या समझते हैं आप, विद्युत ऊर्जा मतलब क्या समझते हैं, जो हम बिजली यानी कि देखते हैं ना घर में जो बिजली बिल जो होता है, बिजली जो बिल आता है घर में, वो क्या आता है, वही तो रहता है किलोवाट में। क्या आता है, किलोवाट में, किलोवाट ये था ना विद्युत ऊर्जा। यानी कि आप देखते हैं जो बोलते हैं घर में जो वायरिंग आता है, तो सबसे पहले मैं इसको अंडरस्टैंड कराऊं कि एक मान लो पावर स्टेशन है, ठीक है। यहाँ से 11,000 का वायर निकला और ट्रांसफार्मर में पहुँच गया। 11,000 का वायर निकल के ट्रांसफार्मर में पहुँच गया। अब यहाँ से 3 वायर निकलेगा, 3 वायर जो कि पॉल में गड़ा रहेगा, पॉल में 3 वायर निकलेगा, पॉल में गड़ा रहेगा, ठीक है। और ये जो निकला है ये 400 वोल्ट का निकलेगा, ठीक है। 11,000 वोल्ट का निकलेगा, यहाँ 400 वोल्ट का आ जाएगा, ट्रांसफार्मर से निकलेगा 400 वोल्ट। आप ट्रांसफार्मर से टोका लगाएंगे और घर में लगा लेंगे। तो ये जो टोका लगाए घर में ना, है ना, ये जो घर में टोका लगाए हैं, ये आपका कितना हो गया, यही तो वायर आपका जो आया घर में, ये कितना आ गया, 220 वोल्ट का आ गया, याद रहेगा। तो घर में जो वायर जो लेते हैं वो 220 वोल्ट का आता है। तो यही कहने का मतलब ये हो गया कि जो हम पावर सब लेते हैं वहाँ से विद्युत ऊर्जा जो उत्पन्न होता है, जो बिजली इस्तेमाल करते हैं, जो मीटर यूनिट बिल उठता है,
वो उसको विद्युत ऊर्जा में या kWh किलोवाट में हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। आपको पता है 1 किलोवाट को 1 यूनिट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1 यूनिट भी कहा जाता है। ठीक है, 1 किलोवाट को 1 यूनिट कहता है। 1 किलोवाट को आप चाहो तो 1000 वाट भी लिख सकते हो। 1 किलोवाट को 1000 वाट भी लिख सकते हो। तो 1 किलोवाट, अगर हम बोलें 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा, इसको कैसे निकाल सकते हैं हम? तो 1 किलोवाट घंटा हम इसको अलग अलग करते हैं। पहले 1 किलोवाट और यहाँ पे घंटा अलग। तो 1 किलोवाट को कितना वाट लिख सकते हैं हम? 1000 वाट लिख सकते हैं। यहाँ पे 1000 वाट यहाँ पे लिख सकते हैं ना, वाट। चलो लिख दिए। और 1 घंटा में कितना सेकंड होता है? पहले तो 1 घंटा को 60 बदलेंगे, फिर 60 बदलेंगे। पहले मिनट बदला, फिर सेकंड बदला। ठीक है, अब इसको अगर हम बनाना चाहेंगे तो 6 छक 36, कितना जीरो? 3 और 2 5 जीरो हुआ ना, ये जूल। अब चाहो तो इतना जूल भी लिख सकते हो। 1 किलोवाट बराबर इतना जूल। लेकिन मानक रूप में हमको जूल लिखना होता है ना, तो मानक रूप में कैसे लिखेंगे? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 36 गुना 10 पर पावर 5 जूल। लेकिन ये भी नहीं होता, मानक रूप में पॉइंट आना चाहिए यहाँ पे। तो जब यहाँ पे पॉइंट डालेंगे, देखो 36 को ऐसे लिखो या तो 3.6 गुना 10, ये दोनों में कोई दिक्कत है लिखने में? कोई दिक्कत नहीं। इसको गुना करेंगे, देखो पॉइंट से तो कटेगा, ये जीरो कटेगा, बन गया 36। हम ऐसे लिख सकते हैं 36 को, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3.6 इंटू 10 पर पावर 1 जीरो बढ़ा ना यहाँ पे, तो 1 जीरो यहाँ पे बढ़ जाएगा, क्या होगा? 6। तो ये भी होता है आपका, यानी कि 1 किलोवाट बराबर क्या होता है? 3.6 इंटू 10 पर पावर 6 जूल होता है। याद रखना है इसको, 1 किलोवाट बराबर 3.6 इंटू 10 पर पावर 6 जूल होता है। आया समझ में? तो ये बहुत अहम था। इसके बाद समझो आप कि बिजली जो घर में इस्तेमाल करते हैं, बल्ब जलता है घर में, है ना? तो बल्ब जो जलता है, तो आप जानते हैं बल्ब का जो फिलामेंट होता है, बल्ब के अंदर जो तंतु होता है, किसका बना होता है? फिलामेंट का। क्यों भरा होता है फिलामेंट का क्यों बना होता है? इसलिए फिलामेंट का बना होता है ताकि वो भंगुर ना हो जाए। और बल्ब में कौन सी गैस भरते हैं? आकिरीय गैस भरते हैं। ठीक है, बल्ब में आर्गन गैस भरते हैं, आकिरीय गैस भरते हैं। और आपको पता है नाइक्रोम का वायर होता है, विद्युत हीटर में इस्तेमाल करते हैं, है ना? विद्युत हीटर में नाइक्रोम का वायर इस्तेमाल करते हैं। इस्त्री होता है जो आयरन करने वाला, उसमें भी नाइक्रोम का वायर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसके बाद आप समझो कि किसी भी घर में जो फ्यूज लगा होता है, फ्यूज का काम क्या है? फ्यूज का काम है जो सबसे ज़्यादा जब वोल्ट आ जाता है, पावर जब बढ़ जाता है, तो ये फ्यूज वहाँ पे बहुत बड़ा काम करता है। अगर फ्यूज नहीं लगा रहेगा तो पूरा सामान उड़ जाएगा, बिजली, पंखा, बत्ती, टीवी, मोमबत्ती जितना सारा है सब खत्म हो जाएगा, फ्यूज नहीं रहेगा। तो फ्यूज क्यों लगाते हैं? क्योंकि इसका गलनांक उच्च होता है। लिख लेना यहाँ पे, ठीक है? फ्यूज का गलनांक उच्च होता है, सबसे अधिक होता है गलनांक इसका उच्च होता है, और प्रतिरोध कम होता है। ठीक है, प्रतिरोध कम होता है। देखो प्रतिरोध कम होता है तब तो, अगर प्रतिरोध ज़्यादा रहेगा तो जितना भी बिजली पावर आ जाए इसको कुछ असर नहीं पड़ेगा। और आपका बल्ब तो उतना प्रतिरोध सहने की क्षमता नहीं है, तो जब सहने की क्षमता नहीं तो बल्ब क्या होगा? उड़ जाएगा। किसी भी घर में लगा होगा फ्यूज लगा हुआ है, ठीक है? फ्यूज लगा हुआ है। अब फ्यूज का अगर मान लो कि आप गलनांक कम कर दो, प्रतिरोध बढ़ा दो, तो यहाँ से तो बोलेगा जाओ, प्रतिरोध पूरा बढ़ा दिए हम, पूरा प्रतिरोध का किए बढ़ा दिए। अब प्रतिरोध जब बढ़ा देते हैं, यहाँ पे रोक ले रहा है, इसको रोक ले रहा, ये गल नहीं रहा अब, लेकिन फिर भी जबरदस्ती जाने के लिए चाह रहा, तो ऐसे में क्या होगा? टूटता कि नहीं होता? जब कोई गेट है, हम ठेलेंगे, उधर से बोले तुम नहीं ठेलो, तुम मत ठेलो, और जबरदस्ती जब ठेलेंगे तो गेट टूटेगा कि नहीं? वही हाल यहाँ पे होता है। जब प्रतिरोध ज़्यादा हो जाएगा तो फिर उड़ जाएगा पूरा सामान। इसीलिए जो फ्यूज बनाते हैं शीशा और टीन का, क्या होता है? शीशा और टीन का होता है। याद रखना, शीशा और टीन का फ्यूज बनाया जाता है जिसका गलनांक उच्च होता है, प्रतिरोध क्या होता है? बहुत ही प्रतिरोध इसका कम होता है। ठीक है, तो ये सारा ताप था। और आप जानते हैं जो बल्ब होता है, बल्ब का जो टंगस्टन जो होता है, बल्ब में जो फिलामेंट होता है, उसका तापमान करीब 3000 से 3400 के डिग्री सेल्सियस के आसपास में देखने को मिलता है। ठीक है, 3000 से 3400 डिग्री सेल्सियस में। जिस हिसाब से आपका सवाल में जो ऑप्शन रहेगा उसी के हिसाब से आप यहाँ पे टिक आउट करेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से देखा जाए तो आपका ये जो चैप्टर है पूरी तरह से क्लियर हो गया है। और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा विद्युत के बारे में। पूरा मैंने एक चैप्टर यानी कि एक वीडियो में पूरा कंप्लीट करा रहा हूँ। कैसा लगा आपको? पढ़ने में मजा आया कि नहीं आया? अगर पढ़ने में मजा आया तो मुझे कमेंट जरूर करना, नीचे कमेंट बॉक्स पूरा खाली कमेंट करो यार, पूरा कमेंट करो। अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम नाम का एप्लीकेशन डाउनलोड करो, टेलीग्राम नाम का एप्लीकेशन डाउनलोड करो और वहां पे सर्च करो AA
ऑनलाइन सॉल्यूशन 2021, वहाँ पे जुड़ जाओ। बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हुए मेरे से बात कर सकते हैं पर्सनली, और फिर इसके मैं नेक्स्ट टाइम में इसका नोमेरिकल मैं आपको बताने वाला। तो जितना सारा फार्मूला जो बताया हो ना घेर घेर के, सारा फार्मूला पहले याद करना, उसके बाद मैं आपको नोमेरिकल बताऊंगा। ठीक है, तो चलता हूँ, मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।